नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अफोर्डेबल स्टडी अड्डा पर। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति, जिसकी इंग्लिश होती है नेचुरल वेजिटेशन। इस वीडियो में हम प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में बात करेंगे और बॉटम टू टॉप एनालिसिस करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के पश्चात आपको प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति, जैसे आज से ये है कि भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, जैसे पर्णपाती वन, सदाबहार वन, पर्वतीय वन या अनूप वन। इन सभी वनों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करें कि प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं। तो कोई भी चीज क्या होती है, किसी भी चीज की हम बात करें तो सबसे पहले उसको दो रूपों की बात करते हैं। कोई भी चीज होती है, एक प्राकृतिक होती है, एक मानव निर्मित होती है, जिसे आर्टिफिशियल कहते हैं। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित, प्रकृति वह होती है जिनमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, जो स्वतः ही निर्मित होती है या स्वतः ही बनती हो, प्राकृतिक वनस्पति प्रकृति कहलाती है। और जिसमें मानव का हस्तक्षेप किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो जाता है, मानव का हस्तक्षेप हस्तक्षेप तो वह प्राकृतिक न रहकर कृत्रिम हो जाती है। तो इसी प्रकार से वनस्पतियां भी दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक वनस्पति होती है और एक कृत्रिम वनस्पति होती है, मानव निर्मित वनस्पति होती है। अब मानव निर्मित वनस्पति होती है तो उसे आशय ये नहीं कि मानव तना को बनाएगा, पत्ती को बनाएगा, ऐसा नहीं है। जो प्राकृतिक वनस्पति है, इसमें इससे आशय ये हो गया कि इसमें मानव अपना कोई भी योगदान नहीं देगा। और जो कृत्रिम वनस्पति है, जैसे मानो बाग लगाता है, आम का आप बाग लगाए, तो उस बाग में आप समय समय पर क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, खाद डालेंगे, पौधों में कीड़े न लगे, इनका दवाई का छिड़काव करेंगे। तो आप उस पौधों की देख रेख करेंगे, ये आपको वहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हस्तक्षेप रहेगा, योगदान रहेगा। तो वो जो वनस्पति होगी वो उसे हम कहेंगे कृत्रिम वनस्पति। लेकिन जो प्राकृतिक वनस्पति होगी, यहाँ आप किसी प्रकार से न कभी देखने जाएंगे, न इसमें बीज का छिड़काव करेंगे, न यहाँ कभी पानी डालेंगे, न यहाँ कभी कीड़ों के लिए दवाई का छिड़काव करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये खुद ब खुद उगते हैं और खुद ब खुद अपने अनुकूल प्राप्त जलवायु के अनुकूल अपनी आकार आकृति को धारण कर लेते हैं। तो इसे हम सुव्यवस्थित सुसंगठित शब्दों के रूप में यदि कोई पूछे कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो इसे हम सुव्यवस्थित और सुसंगठित शब्दों के रूप में कैसे बताएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ कि ये वे पौधे होते हैं जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगते हैं। क्या होते हैं, हमने बताया ना कि प्राकृतिक वनस्पति, इसमें मानव का किसी प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार से कोई योगदान नहीं रहता है। ये खुद ब खुद उग जाते हैं, न इनमें बीज डालने की जरूरत होती है, न इनमें पानी देने की जरूरत होती है, यानी मानव द्वारा कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें किसी प्रकार का योगदान ही नहीं होता। और ये अपने आकार और आकृति संरचना पर्यावरण के अनुरूप ढाल लेते हैं। अब ये कितने मोटे होंगे, कितनी लंबी होंगी और कितने पत्ते होंगे, इनकी लकड़ियां जो कठोर होंगी, नर्म होगी, ये वहाँ की जलवायु पर निर्भर करेगी, किस प्रकार की वर्षा होती है, वहाँ की मृदा में किस प्रकार की उर्वरता पाई जाती है, ये उस पर निर्भर करेगा। तो कोई पूछे आपसे कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, आप क्या समझते हैं बताइए। तो आप बताइए, ये वे पौधे होते हैं या ये किसी स्थान पर उगे हुए वे पौधे या वे वनस्पति होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार से मानव का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कोई योगदान या कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये अपनी आकार और आकृति संरचना रंग रूप को अपने प्राप्त पर्यावरण को अनुकूल ही ढाल लेते हैं, जिस प्रकार से इन्हें पर्यावरण में पर्यावरण को जलवायु प्राप्त होती है, उसी प्रकार से ढाल भी लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई वनस्पति है कि रेगिस्तान में उगी है, तो ये रेगिस्तान की वनस्पति क्या होगी। रेगिस्तान की जो जलवायु है वो शुष्क है, वहां लगभग 50 जो घर में रेगिस्तान 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो इन क्षेत्रों में क्या होगी, यहाँ की जो जड़ें पाई जाएंगी गहरी होंगी, और जो तनों में या पत्तों में कांटे होंगे, की विशेषता है ना, क्योंकि ये जलवायु के रूप में धारण करते हैं। और पत्तियां इनकी मांसल होगी। अब इसी प्रकार से कोई प्राकृतिक वनस्पति सदाबहार क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ खूब ज्यादा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है। तो इन क्षेत्रों में जब खूब ज्यादा वर्षा होगी, मृदा की अच्छी उर्वरता है, तो ये क्या करेंगे, ये हरे भरे होंगे, ये मोटे होंगे, इनके जो तने होंगे कठोर होंगे। क्यों कठोर होंगे,
क्योंकि इनमें सूर्य की प्रकाश अधिक होगी और ये भोजन अधिक प्राप्त भोजन का निर्माण अधिक कर सकेंगे, है ना? तो यही हम कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति किसी स्थान पर उगे हुए वे वनस्पति या वह वृक्ष होते हैं जिनमें मानव का किसी किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कोई योगदान नहीं होता। ये खुद ब खुद उग जाती है और ये अपनी आकार, आकृति, संरचना, कला, रंग, रूप सब अपने अनुकूल जलवायु के अनुरूप जो उनको वहाँ पर्यावरण वहाँ एटमॉस्फेयर मिलता है उसके अनुसार ये ढाल लेती है। सॉरी। तो आशा करता हूँ कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। यदि आप कोई आपसे कोई पूछे तो आपको डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, बस आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए प्राकृतिक और कृत्रिम वनस्पति में, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करें, उसमें सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और मुझसे यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे क्षमा करें और उस त्रुटि को सुधारने के लिए हमें सुझाव कमेंट बॉक्स में अपना जरूर दें। अब चलिए हम बात कर लेते हैं भारत में कितने प्रकार के वन होते हैं। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ये जो नेचुरल वेजिटेशन का टॉपिक है ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है इंडियन वेजिटेशन से। इसमें हम कम्प्लीटली बात करेंगे इंडिया में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, है ना? तो इसमें हम जो भारतीय वनों को मुख्यतः 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो भारतीय वनों को मुख्यतः 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है और ये जो डाटा है, क्योंकि बहुत सी पुस्तकों को अध्ययन करेंगे तो वहाँ 3 प्रकार के मतलब बहुत से लेखक जैसे हैं, अन्य अन्य स्रोतों से कई प्रकार की जानकारियाँ मिलती थी। तो इससे बच्चे क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा नहीं, एक समय मैं भी भ्रमित था कि कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये जो डेटा है 5 प्रकार, ये एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी तो 6 सिलेबस, उसमें कई जगह मेंशन है कि भारत में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो 5 प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये डेटा बिल्कुल सटीक है। भारतीय वनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, या 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। हम पहली बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनकी हिंदी की बात करें तो इनकी हिंदी होगी, एक मिनट यहाँ मैं लिख देता हूँ, उष्ण कटिबंधीय। क्या? उष्ण कटि उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल का हिंदी होगा उष्ण कटिबंधीय। एवरग्रीन का मतलब आप लोग जानते हैं सदाबहार, सदाबहार वन। अब दूसरा है ट्रॉपिकल का मतलब ये होगा, दूसरा जो पर ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल का मतलब होगा उष्ण कटिबंधीय और डिसिडुअस मतलब पर्णपाती यानी पर्ण पत्ती, पाती मतलब जो गिराते हैं, तो जिनकी पत्तियां नीचे गिरती हैं इन्हें हम पर्णपाती फॉरेस्ट कहेंगे। तीसरा जो है ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय, थ्रोन थ्रोन मतलब कांटेदार फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट कहाँ पाएंगे, ये रेगिस्तान में पाए जाएंगे, इनको भी अभी इनका मैं विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और चौथा जो है ये माउंटेन फॉरेस्ट। ये क्या है, प्रवर्तीय वन क्या है, इसे हम प्रवर्तीय प्रवर्तीय वन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम प्रवर्तीय वन कहते हैं। और जो ये पांचवा है इसे हम स्वैम्प फॉरेस्ट, इसे हम अनूप वन भी कहते हैं, मैंग्रोव वन भी कहते हैं, है ना? अब ये हो गए 5 प्रकार के, क्या हो गए, 5 प्रकार के जो है भारत में पाए जाने वाले वनस्पति यानी वन पाए जाने हैं। अब इन पांचों प्रकारों का हम अध्ययन करते हैं और इन पांचों प्रकार के जो मुख्य विशेषता है, इनमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं, इनका हम एक एक लेंगे, एक एक वनों के प्रकार लेंगे और उनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और ये अध्ययन जो हम आपको बता रहे हैं इसको आप नोट डाउन करिए, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पुटअप होते रहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करें, पहला है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसकी हिंदी होती है सदाबहार। एक मिनट, चलिए इसकी हिंदी लिखें तो हम लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्या लिखेंगे? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब इसके नाम से है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी सदाबहार वन। सदाबहार का मतलब ये हमेशा वर्ष के 12 महीने तक हरे भरे रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि क्या इन वृक्षों के कभी पत्तियां नहीं गिरती, पत्तियां गिरती हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है उनमें एक अंतराल आता है, एक कुछ महीनों का एक अंतराल आता है जिसमें लगभग सभी पत्तियां एक साथ नीचे गिर जाती हैं और कुछ समय तक उनमें केवल तने दिखाई देते हैं, पत्तियां नहीं रहती। लेकिन जो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसमें पत्तियां गिरती हैं, किंतु एक पत्ती गिरती है तो एक पत्ती उग जाती है। एक साथ यानी एक साथ सभी पत्तियां नहीं गिरती, और एक साथ सभी पत्तियां नहीं गिरने के कारण ये हमेशा हरी भरी दिखाई देती है। चलिए अब इनकी विशेषता बात करते हैं। इनकी विशेषता ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इनकी केवल 3 विशेषता आपको याद रखनी है। 3 पॉइंट आप याद रखिए और बस आपको याद हो जाएगा। जो सदाबहार वन है ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। अब पहला पॉइंट, ये जो सदाबहार वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां पर इनकी वार्षिक औसत वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, यानी इनकी जो वार्षिक वर्षा हो 200 सेंटीमीटर मोर देन होते हैं। फिर इनकी औसत लंबाई इन क्षेत्रों में पाई जाएंगी 45 से 60 मीटर तक होती है। क्या होती है? 45 से 60 मीटर तक होती है। अब दूसरी चीज है, दूसरा फैक्ट, 45 से 60 मीटर इनका एवरेज लंबाई होता है। और ये आर्थिक तीसरी है, ये आर्थिक रूप से अधिक उपयोगी नहीं होते। क्या होते हैं? ये यूजफुल नहीं होते। ये बहुत यूजफुल नहीं होते। क्यों नहीं होते बताते हैं। अब जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है आपको याद रखना है कि ये उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो। इनकी औसत लंबाई जो होती है 45 से 60 मीटर होती है। इतनी लंबी क्यों होती है? तो इतनी लंबी इसलिए होती है, ये बहुत सघन पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं अधिक वर्षा होने के बाद बहुत सघन होता है, और जब बहुत सघन होता है तो पौधे आपस में सूर्य की प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जारी रख सकें, इसी की होड़ में ये आपस में अधिक ऊंचाई तक बढ़ते चले जाते हैं ताकि इनको सूर्य का प्रकाश मिल सके। क्योंकि ये इतने घने होते हैं, यदि आप यहाँ घुस जाएंगे तो सूर्य की रोशनी आपको जमीन पर दिखाई पड़ती हुई नहीं दिखाई देगी। तो क्या है, ये इतने लंबे कैसे हो जाते हैं? तो ये एक तो इनका जो जिस लैंड में पाई जाती है इनका इस लैंड का फर्टिलिटी भी अच्छी होती है, और और ये सूर्य की प्रकाश के प्राप्त करने की होड़ में लंबे होते चले जाते हैं, और ये अधिक यूजफुल नहीं होते। अब यूजफुल नहीं होते मतलब ये क्या है? ये आर्थिक रूप से उपयोगी क्यों नहीं होते? देखिए, लकड़ियों का अधिकतर उपयोग हम कहाँ करते हैं? फर्नीचर में करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों बनाने में करते हैं। तो जो लकड़ियों का प्रयोग करते हैं वो एक सॉफ्ट लकड़ी यानी नरम लकड़ी का प्रयोग करते हैं, और ये अधिक प्रकाश संश्लेषण किए होने के कारण, अधिक वर्षा हो पाने के कारण जल और भोजन जो है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू इनमें जो भोजन का निर्माण होता है अधिक होने के कारण इनकी जो लकड़ियां होती हैं बहुत हार्ड हो जाती है। क्या हो जाती हैं? हार्ड हो जाती है। इनके जो उड़ होते हैं हार्ड हो जाते हैं, इनकी लकड़ियां हार्ड हो जाती हैं। इसी कारण से इनका उपयोग अधिक हम नहीं इनकी उपयोग इमारती लकड़ियों में करते हैं ना फर्नीचर में करते हैं, क्योंकि बहुत हार्ड लकड़ी होने पर ये टूट जाती है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। और चलिए, ये रीजन तो ये रहा कि ये बहुत हार्ड हो जाती है, ये इसलिए इनका यूजफुल कम है, ये कम यूजफुल इकोनॉमिकली देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से तो कम उपयोगी। और दूसरा रास्ता है कि जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहाँ बहुत सघन होते हैं, वहाँ आवागमन की कोई सुविधा नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन का कोई मार्ग नहीं होता, है ना। यदि लकड़ियों को यदि हम काटे वहां से, तो वहां से लाएंगे कैसे? क्योंकि वहां पर कोई ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं, कोई रोड का निर्माण नहीं है। अब एग्जांपल ले लीजिए जो अमेजन फॉरेस्ट है। अमेजन फॉरेस्ट, अब आपसे कोई कह दे कि अमेजन फॉरेस्ट में जाइए, आप वहां से पेड़ काट के लाइए, उसका फर्नीचर में यूज करिए, तो आप क्या अमेजन फॉरेस्ट में जा पाएंगे? पहली बात तो वहां जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं। उसके बाद इतने शहर होते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर जीव जंतु पाए जाते हैं, उसका भी खतरा होता है। तो इसलिए जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, उनकी औसत लंबाई 45 से 60 मीटर हो, और ये आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसके 3 फैक्ट हैं। सबसे पहले तो इनमें भोजन का निर्माण अधिक होने के कारण इनका जो लकड़ी का लकड़ी होती है बहुत हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है, जिससे ये फर्नीचर इमारत में इनका यूजफुल नहीं होता।
ये यूजफुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इन जगहों पे कहते हैं फ्लेक्सिबल लकड़ी की काम होता है। और तीसरा जो है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होती। दूसरा जो है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होती क्योंकि बहुत सघन होते हैं। इस कारण ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी ये लकड़ियां नहीं आ पाती। और तीसरा रीजन ये है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिससे इनसे यहाँ जाने से भी खतरा होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्या है, ये आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे वन की ओर। सॉरी, इसमें बता दें कि ये वन इन वनों में कौन कौन से पाए जाएंगे। तो ये जो है, इनमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो में कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, तो एक मिनट। इन्होंने में पाया जाएगा महोगनी, पाया जाएगा रेशेदार ऊट, पाया जाएगा आयरन वुड, पाया जाएगा रबर, पाया जाएगा अगोनी, पाया जाएगा सिलिकोना, पाया जाएगा आदि। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के क्या है? वृक्ष हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की ये वृक्ष हैं। सॉरी। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या, ये कौन कौन से वृक्ष आएंगे? तो रोज वुड आएगा, आयरन वुड आएगा, रबड़ आएगा, अबोनी आएगा, सिलिकोना आएगा, महागोनी आएगा। ये इनके नाम भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, अब इसका मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, और इसका मतलब होता है पर्णपाती। क्या होगा? पर्ण पर्णपाती वन। अब यहाँ भी आपको तीन चार फैक्ट केवल याद रखने हैं, बस याद हो जाएगा। अब इसमें आ जाते हैं, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ, वहाँ क्या था, मोर देन 200, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट थी वहाँ औसत वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक थी। किंतु यहाँ जो है, यहाँ बात करते हैं, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के अंदर वर्षा पाई जाए, औसत वर्षा है ना। और इनकी औसत लंबाई क्या होगी? इनकी औसत लंबाई 30 से 45 मीटर होगी। 30 से 45 मीटर होगी। और ये जो है यूजफुल होंगे, आर्थिक दृष्टि से यूजफुल होंगे। इकोनॉमिकली जो है ये यूजफुल होगा, आर्थिक दृष्टि से यूजफुल होगा। तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस डिसिडुअस फॉरेस्ट जो पर्णपाती बनी थी, पर्णपाती क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 12 महीनों में कुछ महीने ऐसे होते हैं कि ये अपनी गर्मियों की जो बसंत ऋतु आती है, जिसे हम पतझड़ भी कहते हैं, ऑटम सीजन कहते हैं, उस समय स्प्रिंग सीजन, ये क्या करती है? अपनी पत्तियों को गिरा देती है। पत्तियों को गिरा देती हैं, एक साथ अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं, और जिसमें केवल टहनियाँ और तने ही दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें हम पर्णपाती वन कहते हैं। और ये वन जो है क्या कहते हैं, उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वार्षिक औसत औसत 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य हो। और ये आर्थिक रूप से अधिक उपयोगी होते हैं, और इनका जो लंबाई होता है 30 से 45 होता है औसत लंबाई। अब आर्थिक रूप से अधिक उपयोगी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ लकड़ियाँ जो पाई जाती है फ्लेक्सिबल पाई जाती है। और ये वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये वन जो है शिवालिक के गिरिपाद। अब शिवालिक के गिरिपाद जो है, हिमालय की बात करें तो सबसे ऊपर जो है हिमालय का, मतलब एक है उधर ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस मतलब होता है पार, ट्रांस का मतलब होता है के पार। तो यानी हिमालय के उत्तर की ओर जाएंगे तो एक श्रेणी है, उसे हम ट्रांस हिमालय का तो उसको छोड़ देंगे। और जो हिमालय की बात करें तो हिमालय हमारे तीन भागों में है। जैसे सबसे पहले ग्रेटर हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय है। फिर एक बार उसके बाद आता है मिडिल हिमालय आता है। फिर सबसे लास्ट में जो आता है उसे हम शिवालिक हिमालय या शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो ये जो शिवालिक हिमालय, अब गिरिपाद यानी पाद मतलब चरण होता है, और नीचे की ओर तो जो ये शिवालिक पर्वत के जो सबसे नीचे है, नीचे कह रही है, इन क्षेत्रों पर जो वन पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों पर जो शिवालिक का ये है, इन क्षेत्रों पर जो वन पाए जाएंगे, ये क्या होंगे? ये ट्रॉपिकल डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट होंगे। अब जैसे उत्तराखंड बेल्ट में जाएंगे तो उत्तराखंड में जैसे लाल कुआं जाएंगे, और इधर लाल कुआं साइड की जो आप देखेंगे उत्तराखंड का लगभग सही पोर्शन, तो उत्तराखंड क्या है, जो शिवालिक हिमालय उसके गिरिपाद में बसा हुआ है। तो इन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जो ट्रॉपिकल डिसिडुअस, यानी क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। और इनकी औसत लंबाई कितनी होती है? 30 से 45 सेंटीमीटर होती है। अब इसके साथ साथ, इस गिरिपाद के साथ साथ
शिवालिक के गिरिपाद के साथ साथ ये कहाँ पाए जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में भी पाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में भी पाए जाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी पाएंगे, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में पाए जाएंगे। तो ये कहाँ का पाएंगे, कहते शिवालिक के गिरिपाद के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब इनमें आप पूछेंगे सर इनमें इतने जितने प्रदेशों में पाए जाते हैं तो इनमें कौन से वृक्ष आते हैं, इन वृक्षों के नाम भी बता दीजिए। तो इन वृक्षों के आप नाम भी जान लीजिए, मैं नाम भी बता दे रहा हूँ। तो इनमें आता है साल, आता है शीशम, आता है आम, आता है चंदन, आता है सागौन, आता है, आदि पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन आ गया, साल आ गया, शीशम हो गया, आम हो गया, चंदन हो गया, सागौन हो गया, है ना। ये सभी क्या होंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यदि आपसे कोई पूछे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बता देना है ये पत्तियां, ये पौधे वर्ष के कुछ महीनों में अपने पत्तों को गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। और ये वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वार्षिक औसत वर्षा होती है, और इनकी जो ऊंचाई होती है 30 से 43 मीटर होती है। और ये आर्थिक रूप से अधिक उपयोगी होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो लकड़ियां होती हैं मजबूत और फ्लेक्सिबल होती है। और ये इनका और ये जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी आसानी से मिल जाता है। तो ये वन किन क्षेत्रों में पाए जाएंगे, कहते हैं शिवालिक के गिरिपाद यानी उत्तराखंड के क्षेत्रों में पाए जाएंगे। फिर उत्तर प्रदेश में भी पाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में भी पाए जाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, और उड़ीसा, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। अब इसमें प्रमुख वृक्ष कौन से हैं, तो साल, शीशम, आम, चंदन, सागौन, यही सब है। तो आशा करता हूँ कि आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या है ये क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है ट्रॉपिकल थोन फॉरेस्ट। थोन का मतलब होता है कांटेदार, क्या, कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। तो इनमें भी आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ गजहो, सॉरी यहाँ जो गजहो है इसको काट दीजिए, इसको जगहो होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, सॉरी, जगहो। जिन जगहों पर वार्षिक औसत वर्षा कितना होता है, 50 सेंटीमीटर होता है, यानी यहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। अब भारत में वार्षिक औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है, तो सबसे फेमस क्षेत्र राजस्थान है। फिर आप बात करेंगे तो हरियाणा का जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, पंजाब का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में क्या है, इन क्षेत्रों में वार्षिक जो औसत वर्षा होती है लेस देन यानी 50 सेंटीमीटर के आसपास या उससे भी कम होती है। तो जो ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट कांटेदार वन इन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां पर वार्षिक औसत वर्षा कितनी है, 50 सेंटीमीटर, कितनी है, 50 सेंटीमीटर। अब ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये क्षेत्र भी यहाँ है, राजस्थान हो गया, दक्षिण पश्चिम पंजाब हो गया, दक्षिण पश्चिम हरियाणा हो गया, और गुजरात हो गया। फिर कहते हैं यहाँ प्रमुख वृक्ष कौन पाए जाएंगे, बबूल पाया जाएगा, कीकर पाया जाएगा, बेर, खेर, नीम, नागफनी आदि। शुष्क जलवायु के कारण इनके पत्ते छोटे, मोटी खाल व गहरी जड़ वाली होती हैं। हमने बताया ना कि जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं अपनी जलवायु के अनुसार अपने रंग रूप आकृति को धारण कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल विशिष्टता यहाँ देख लीजिए कि अभी सदाबहार वन जो थे हरे भरे होते थे, लंबे होते थे, क्योंकि वहां पर जो जलवायु थी अच्छी थी, मानसूनी जलवायु थी, वर्षा अधिक होती थी। अब यही बात कर लीजिए तो भारत में सॉरी, भारत में ही बात करें, भारत के संबंध में, तो अब राजस्थान के क्षेत्र में आएंगे या दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा और गुजरात के क्षेत्रों में आएंगे तो यहाँ वार्षिक औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है तो जलवायु शुष्क होता है, जलवायु शुष्क होता है तब देखिए यहाँ जो प्राकृतिक वनस्पति है अपनी जलवायु के अनुरूप अपनी आकृति को बदल रही है, यानी अपनी जड़ों को गहरी कर रही है ताकि नमी बनी रहे इनमें। और फिर क्या करते हैं ये, इनके पत्ते छोटे हो जाते हैं और पत्तों में कांटे हो जाते हैं। क्या इसलिए ऐसा क्यों होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण सॉरी वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है उसको रोकने के लिए। और इनकी जो नागफनी की कभी आप पौधे देखेंगे,
अब यदि आपको मौके मिले तब देखेंगे कि इनकी जो नागफनी के पौधे मोटे होते हैं, छोटे होते हैं, मोटे और गूदेदार, जिसे मांसल कहते हैं। तो वही कहा गया है, छोटी मोटी खाल वाली व गहरी जड़ें होती है ना। तो आपको आशा करता हूँ कि ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन क्या है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। सिंपल याद रखना, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। भारत में ऐसे क्षेत्र कौन से? तो भारत में ऐसे क्षेत्र राजस्थान है, दक्षिण पश्चिम हरियाणा है, दक्षिण पश्चिम पंजाब है, गुजरात है। प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? कीकर है, बेर है, खेर है, नीम है, नागफनी आदि है। शुष्क जलवायु के कारण इनके पत्ते छोटे होते हैं, जड़ी गहरे होती है, पत्तों में कांटे होते हैं और मांसल होते हैं, यानी गुदहार पत्ते होते हैं, थोड़ा मोटे होते हैं, मोटे छाल वाले होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चौथा जो है माउंटेन फॉरेस्ट, इन्हें पर्वतीय वन कहते हैं। अब पर्वतीय वन जो है, इससे आज से आप मतलब समझ लीजिए कि जो पर्वतों पे जो वन पाए जाते हैं, पहाड़ों पे जो वन पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं। अब पर्वतीय वन को भौगोलिक भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं भारत के संबंध में। एक उत्तरी, जिसे उत्तर की ओर, जिसे हम हिमालय वन कहते हैं। एक दक्षिण की ओर या प्रायद्वीपीय। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, आप बता दें आपको। मैं एक रफली मैप बना के दिखाता हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, इंडिया का मैप बना नहीं पाता बहुत अच्छा, बट प्रयास करता हूँ इसे। तो ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये जो लगभग, इसे हम नदन कहते हैं, नदन इंडिया कहते हैं, इसको हम सदन कहते हैं, या पेनिनसुला इंडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो भारत के संबंध में यदि हम बात करेंगे, जो पर्वतीय वन है, ये दो क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? एक प्रायद्वीपीय भारत में, और एक उत्तरी भारत में, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम हिमालयी वन भी कहते हैं, ठीक। तो इसे पर्वतों पे वन पाया जाता है। अब ऐसा है नहीं कि भारत में केवल पर्वत, उत्तर की ओर एकमात्र पर्वत ऐसे हिमालय पाया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बहुत बच्चे जानते हैं कि भारत में केवल पर्वत हिमालय ही है ना। ऐसा नहीं है कि भारत में पर्वत हिमालय ही है। ऐसे ऐसे भारत में ऐसे पर्वत जो हिमालय है ना। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो अरावली रेंजेस है, ऐसे अरावली रेंजेस है। फिर यहाँ देखेंगे विंध्य और सतपुड़ा की पर्वतें हैं। फिर यहाँ आएंगे तो ऐसे वेस्टर्न घाट के पर्वत हैं, ईस्टर्न घाट पे भी पर्वत पाए जाते हैं। तो इन पर्वतों पे वन पाए जाते हैं। इन पर्वतों पे पाए जाने वाले इन वनों के कारण ही हम माउंटेन वन, पर्वतीय वन कहते हैं। तो जब भारत में पर्वत, ऐसा है नहीं कि उत्तर की ओर पाए जाते हैं। बताया हमने कि यहाँ ये जो है अरावली रेंजेस है, इधर फिर सतपुरा और विंध्य पर्वत है, ऐसे पर्वत पाए जाते हैं। इस कारण इसको हम भारत में इन वनों को दो दृष्टि में भागना है। एक उत्तरी, जैसे ये है, ये उत्तरी या हिमालयी वन। और दूसरा क्या है? दूसरा हमने ये मेंशन कर रखा है, प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय यानी जो सदन में पाए जाते हैं। विंध्याचल पर्वत हो गया, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, जैसे दिखाए ना। तो जो उत्तरी वन है, ये क्या है, ये पर्वत वन हिमालय और उसके गिरिपाद क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी ये हिमालय के पर्वतों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे ये हिमालय पर्वत है। अब यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे ऊंचाइयों के आधार पे ये ऐसे विभाजित होते चले जाते हैं कि कितनी कितनी ऊंचाई पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, ये नंबर ये जो ये 1200 मीटर की हाइट पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, है ना। मान लीजिए 1200 मीटर की हाइट है, तो यहाँ सब तक क्या पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। जो हिमालयी वन में है, इनमें 1200 मीटर तक क्या पाए जाएंगे, सदाबहार वन। फिर 1800 मीटर की ऊंचाई पर ट्रॉपिकल टेम्परेट वन पाए जाएंगे। 1800 मीटर की ऊंचाई मान लीजिए, तो यहाँ ट्रॉपिकल टेम्परेट वन पाए जाएंगे। अब इनकी खासियत क्या है, इनके पत्ते चौड़ेदार होते हैं। 3200 मीटर की ऊंचाई पर आप पहुंच जाएंगे, तो 3200 मीटर को शंकुधारी शीतोष्ण वन कहते हैं, कोनिफेरस वन कहते हैं। अब यहाँ मान लीजिए 3200, तो यहाँ वने ऐसी पाई जाती है ना। अब मूवी वगैरह में देखते हैं कि सभी पहने जो वने होती हैं ऐसी, बिल्कुल अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में ऐसे वने, बिल्कुल क्रिसमस के शेप में, ऐसे कोन के शेप में कोई वने होती हैं। तो ये क्या होती हैं, कहते हैं ये 3200 मीटर की ऊंचाई पर जब आप पहुंच जाएंगे हिमालय क्षेत्र में, तो यहाँ पाए जाएंगे। इन्हें शंकुधारी शीतोष्ण वन भी कहते हैं। इनमें जो प्रमुख वृक्ष होते हैं, जैतून है, डगलस है, जूनिपर है, चेस्टनट है, आदि है। तो जो 3200 मीटर की ऊंचाई पर क्या पाए जाएंगे,
3200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाएंगे शंकुधारी शीतोष्ण में, जिन्हें हम कोनिफेरस वन भी कहते हैं। इसमें जैतून, डगलस, जूनिफर, चश्मसाद आते हैं। तो क्या 1200 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार में पाए जाते हैं, 1800 मीटर की ऊंचाई पर ट्रॉपिकल टेम्परेट में पाए जाएंगे, और हिमालयी क्षेत्र में, और 3200 मीटर तक शंकुधारी शीतोष्ण में पाए जाएंगे, जिनमें जैतून, डगलस, जूनिफर, चश्मसाद आता है। फिर चौथा जो है 38, तो हिमालयी क्षेत्र में 3800 मीटर की ऊंचाई पर जो पाया जाता है उसे अल्पाइन घास का मैदान कहते हैं। और फिर उसके ऊपर जो 4200 से 4800 हाइट पे पाए जाएंगे उसे मीडोज कहते हैं। इस क्षेत्र के वनों को क्या कहते हैं, ट्री लाइन भी कहते हैं, ट्री लाइन भी कहते हैं। तो ये हमारे थे जो पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इसके उत्तरी वन या हिमालयी वन। अब बात करते हैं हम प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन। ये जो प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन यानी, अब जो इन क्षेत्रों में यहाँ से लेके यहाँ, इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाएंगे, इस क्षेत्रों में इनको हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय वन कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय वन। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, फिर अपने हम टॉपिक के समापन बिंदु को की ओर आगे बढ़े। तो प्रायद्वीपीय वन जिसे हम पेनिनसुलर फॉरेस्ट भी कहेंगे। एग्जाम्पल में इनमें नीलगिरी है, पश्चिमी घाट पर जितने भी पश्चिमी घाट जो है, हमने बताया ना कि ऐसे ये डफली वगैरह दोनों, ऐसे इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं, ये लास्ट वाले किस पे, ये पश्चिमी वेस्टर्न घाट है, ये जो है इधर ईस्टर्न घाट है, फिर यहाँ विंध्याचल पर्वत है। इन पर्वतों पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम प्रायद्वीपीय वन कहते हैं ना। बस। तो ये थे पर्वतीय वन। अब जो लास्ट और आखिरी है वो हमारा है स्वैम्प वन। क्या है, स्वैम्प फॉरेस्ट, या इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं, इसे हम अनूप वन भी कहते हैं। तो ये जो है, इनकी खासियत ये है, जो मैंग्रोव वन है या अनूप वन है। सबसे पहले मैंग्रोव वन है तो आप जानेंगे भारत का जो सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है गंगा के मुहाने में, तो सुंदरवन डेल्टा वहां पर पाए जाते हैं। ये वन सागरीय तटों पर पाए जाते हैं, और दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ ज्वार आते हैं। और इनकी जो तने होती हैं वो मुलायम होती है, और इनकी जो प्रमुख वृक्ष है, सुंदरी है, मायरो है, बलान है, सेवोरिटा है, आदि है। यानी जो मैंग्रोव वन है ये उन सागरीय तटों पे पाए जाएंगे, यानी सागरीय और डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाएंगे, दलदली क्षेत्रों में पाए जाएंगे, जहाँ ज्वार, उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार आते हैं। और इन जो स्वयं वन है, या मैंग्रोव वन है, या अनूप वन है, इनकी जो तने होती हैं ये इनके कोमल तने होते हैं। इसमें सुंदरी वन आ गए, मायोरा आ गया, मायरो हो मायरो हो गया, बलान हो गया, सेवोरिटा हो गया, आदि हो गया। तो आपको, और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, इनमें खास बात ये होती है कि इनके जड़ें कीचड़ से जो होते हैं, पंख से बाहर निकलकर बाहर की ओर उभरी हुई संरचना होती है। बात करेंगे कि आप इनकी जड़ें ऊपर की निकली होती है, तो इनकी जड़ें उस दलदली क्षेत्र से ऊपर इसलिए निकली होती है, श्वसन क्रिया को करने के लिए, है ना। एक विशेषता ये भी होती है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाई जाती है, इनकी जड़ें जो होती हैं दलदल से बाहर ऊपर की ओर निकली होती है। तो ये किस लिए निकली होती है, ये ऑक्सीजन जो श्वसन क्रिया को करने के लिए। तो जो मैंग्रोव वन है इसमें कौन कौन से, इसमें सुंदरी वन हो गया, और फिर इसमें सुंदरी वन हो गया, मायरो, वलाना, सेबोरिटा आदि हो गया। तो ये भारत में पाए जाने वाले जो 5 प्रकार के वन हैं, इसका विस्तृत रूप से हमने विश्लेषण किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद।